आखिर ऐसे क्या हुआ कि ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि भारत जो है वो इंडोनेशिया के जो शिव मंदिर हैं उसको फिर से बनवाएगा। तो भारत का मानना ये है कि भारत मंदिर तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। 47 मीटर ऊंचा जो शिवलिंग है वो इंडोनेशिया में, हालांकि इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो शिवलिंग वहाँ पर स्थापित है। तो जानेंगे इस खबर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके परिचय के बारे में। तो भारत इंडोनेशिया के 10वीं सदी के प्रबानन शिव मंदिर के पुनरुद्धार में जो है वो मदद करेगा। अब ये जो है कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया के मध्य जावा के योगकर्ता के पास जो है वो स्थित है। प्रबानन शिव मंदिर को समर्पित सबसे बड़ा मंदिर है, मंदिर परिसर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 1991 से अभी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि 2006 के भूकंप और कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इसमें जो है मतलब ये कुछ इसमें परेशानियां हो गई हैं, जिसकी वजह से इसको दोबारा से सही करवाने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वजह से भारत जो है वो इसमें अपना योगदान कर रहा है। अब जानते हैं प्रबानन मंदिर के बारे में। तो इसका निर्माण जो है वो 10वीं सदी के संजय वंश द्वारा बनवाया गया था। इसको वास्तुकला की अगर हम इसकी बात करते हैं तो त्रिमूर्ति मंदिर है, ये शिव को समर्पित है और 47 मीटर ऊंचा है। विष्णु और ब्रह्मा के मंदिर भी है इसमें। जावा की जो हिंदू बौद्ध शैली है उससे इसको बनाया गया है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो दक्षिणा पूर्व एशिया में सबसे ऊंचा मंदिर इसको माना जाता है। 240 मंदिरों का परिसर है ये। पहचान की अगर हम बात करें तो लारा जोंगरांग भी इसको कहा जाता है। इसके बाद हम जानते हैं मतलब इसकी जो मंदिर की वास्तुकला है उसके बारे में अगर हम जानें तो निर्माता जो है हमने अभी देखा संजय वंश के राजा राकाई पिक्तन इसके जो हैं वो निर्माता हैं। शैली का नाम है इसमें जावानी हिंदू वास्तुकला शैली है, यानी कि प्रबानन शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारतीय नगर शैली में इसको से जोड़ा गया है, प्लस स्थानीय जावानी शैली का जो है वो इसमें मिश्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की तरफ। तो सबसे पहली जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है ऊंचे शिखर, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, यानी कि शिव मंदिर 47 मीटर ऊंचा है। नागर शैली जैसे शिखर पर रत्न इसमें बनाया गया है। त्रिमूर्ति संकल्पना भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, यानी कि बीच में शिव है, दाएं विष्णु है और बाएं जो है वो ब्रह्मा है। भारतीय परंपरा को वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर भित्ति चित्र की। तो रामायण और कृष्ण लीला के दृश्य पत्थरों पर जो है वो उकेरे गए हैं। निर्माण सामग्री की अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ज्वालामुखी एंटेसाइड पत्थर भी यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, बिना सीमेंट के इसको जोड़ा गया है। इसके बाद हम मंडल योजना की बात करते हैं तो 240 मंदिर हैं, 3 जोन है, बाहरी, मध्य और भीतरी पवित्र क्षेत्र है इसके अंदर। भारतीय कनेक्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो एलोरा खजुराहो जैसी शिल्प कलाओं से जो है वो इसकी जो कला है वो वहाँ से मिलती जुलती है। अब सवाल ये है कि इसका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है। ऐतिहासिक स्रोत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे शिलालेख के बारे में, यानी कि शिव ग्रह शिलालेख जो है वो 856 ईस्वी में मिलता है। मंदिर का निर्माण का प्रमाण 856 ईस्वी में जो है वो मिलता है। चीनी यात्री के द्वारा भी हमें जो है इसके प्रमाण मिलते हैं, जिसमें 15वीं सदी में चीनी नाविक ने जो है वो जावा के बड़े मंदिर का जिक्र किया था। इसके बाद स्थानीय कथा से भी हमें इसका पता चलता है, यानी कि लारा जोंगरांग की कथा राजकुमारी की कहानी से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवद्वीप नामी यानी कि जावा का उल्लेख भी जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम इसकी आधुनिक खोज की बात करें तो 1733 में डचों ने जंगल में इसे जो है वो दोबारा खोजा था। इसके बाद 1918 में ASI जैसी टीम ने जो है वो जीर्णोद्धार इसका शुरू कर दिया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसका क्षति और पुनरुद्धार जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो क्षति के कारण क्या रहे हैं, मतलब इसमें जो भी क्षति हुई है उसके कारण की अगर हम बात करें तो 16वीं सदी में भूकंप से ये गिरा था। इसके बाद 2006 का भूकंप 60% पत्थर जो हैं वो अपनी जगह से खिसक गए थे। उसके बाद ज्वालामुखी और बारिश से भी जो है वो इसका शरण हुआ है, मतलब बारिश की वजह से और ज्वालामुखी की वजह से भी जो है वो इसमें कुछ इसकी इमारत में जो है वो कुछ परेशानी आई हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम भारत की भूमिका की बात करें तो ASI तकनीक की सहायता देगा यहाँ पर, और पत्थरों को जोड़ना, भूकंप रोधी बनाना भी जो है वो भारत यहाँ पर इसमें काम करेगा। अब सवाल ये है कि भारत जो है वो ये पुनरुद्धार क्यों कर रहा है। अगर हम इस सवाल का जवाब देखें तो सबसे पहला है सांस्कृतिक संबंध, यानी कि 2000 साल पुराना है ये मंदिर और इसी के साथ ये सभ्यतागत संबंध भी इसमें देखने को मिलते हैं। रामायण है, महाभारत इंडोनेशिया में अब भी जो है वो ये जीवित है। सॉफ्ट पावर भी हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि बोरोबुदर अंकोरवाट की तरह प्रबानन में भी जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर कूटनीति भी बताई जा रही है, यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। एशियान के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होगा, इसलिए भी जो है वो भारत इसका जो मतलब संरक्षण कर रहा है। अब यहाँ पर ASI की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो भारत के पास पत्थर है, पत्थर संरक्षण है, भूकंप रोधी तकनीक का अनुभव है, इसलिए भारत जो है वो यहाँ पर इसके संरक्षण में जो है वो साथ दे रहा है।
जिस तरह अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इंडोनेशिया गए हुए थे, तो उसकी वजह भी जो है वो यहाँ पर ये बताई जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के संबंध की। तो ऐतिहासिक रूप में अगर हम देखें तो श्री विजय और महापाहित साम्राज्य में जो है वो भारत व्यापार ब्राह्मणों की भूमिका जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आर्थिक रूप से अगर हम भारत और इंडोनेशिया के संबंध की बात करें तो 2023 में त्रिपक्षीय व्यापार शुरू हुआ था, जिसमें $29 बिलियन इंडोनेशिया के पाम ऑयल, कोयला और आयात जो है वो किया गया था। इसके बाद सामरिक संबंध की अगर हम बात करें तो IORA और क्वाड प्लस हिंद महासागर से जो है वो समुद्री सहयोग यहाँ पर हमें देखने को समुद्री सुरक्षा सहयोग जो है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंशन सेमेस्ट्री पार्टनरशिप भी देखने को मिलती है। 2018 से रिश्ते जो हैं वो और भी ज़्यादा गहरे हमें देखने को मिले हैं। सांस्कृतिक कूटनीति के उद्देश्य क्या है, अगर हम इन उद्देश्यों की बात करें तो देश है कंबोडिया। भारत का सहयोग यहाँ पर यह रहा है कि अंकोर वाट जीर्णोद्धार जो है वह यहाँ पर किया गया था। इसका उद्देश्य भी जो है वो सॉफ्ट पावर रहा था। इसके बाद अगर हम देखें तो लाओस था, वॉट फू मंदिर यहाँ पर भारत का सहयोग इसमें देखा गया था। इसका उद्देश्य था एशियान से जो है वो भारत को कनेक्ट करना था। म्यांमार की अगर हम बात करें तो आनंद मंदिर बागान था, यहाँ पे भारत का सहयोग इस मंदिर में जो है वो किया गया था। सांस्कृतिक संरक्षण यहाँ पर किए गए थे। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में प्रबानन बाली में जो है वो बाली में संस्कृत है यहाँ पर भारत का सहयोग में, और उद्देश्य है मैरीटाइम हेरिटेज। अब यहाँ पे जो है वो भारत को कुछ चुनौतियाँ भी मिलने वाली हैं, यानी कि फंडिंग के लिए। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट पर बात करें फंडिंग के लिए, तो पुनरुद्धार महंगा होगा, यानी उसका जो संरक्षण है वो महंगा होगा। भारत की ग्रांट प्लस टेक्निकल असिस्टेंट दोनों की जो है वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय भावना की, तो इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिम बहुल देश है पर हिंदू विरासत को गर्व से देखता है। यानी कि इंडोनेशिया में है तो मुस्लिम ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो जो है हिंदू जो विरासत है उसको गर्व से देखता है। इसीलिए जो है वो भारत को ये चुनौती भी है कि भारत जो है वो यहाँ पर इसका साथ देगा या फिर इसको संरक्षण जो है वो देगा। प्राकृतिक खतरा भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। ज्वालामुखी भूकंप क्षेत्र है, इंडोनेशिया जो है वो संरक्षण टिकाऊ होना चाहिए, तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा, तो इसलिए पुनरुद्धार जो है वो यहाँ पर महंगा भी देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि भारत को जो है वो इससे क्या लाभ मिलने वाला है। अगर हम देखें तो टूरिज्म है इसका मेन पॉइंट, यानी कि भारतीय जो पर्यटकों के लिए आकर्षक है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कूटनीतिक पूंजी भी हमें देखने को मिलेगी, यानी एशियान में भारत की साख बढ़ेगी, और इसी के साथ चीन में BRI के जवाब में कल्चरल BRI जो है वो हमें यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद शैक्षणिक लाभ अगर हम देखें तो पुरातत्व संरक्षण में JVI छात्रों का आदान प्रदान जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है गौरव, यानी कि विश्व को दिखाना है कि भारत जो है वो अपनी सभ्यता का संरक्षक है। भारत जो है वो अपनी सभ्यता को बचा कर रखना जानता है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें ओवरऑल क्या जिस निकल कर आता है, तो प्रबानन का पुनरुद्धार जो है वो सिर्फ ईंट या पत्थर का काम नहीं है, यानी इसको संरक्षण देना या फिर इसको संरक्षित करवाना जो है वो सिर्फ ईंट और पत्थर का काम नहीं, बल्कि ये भारत की सभ्यतागत कूटनीति के बारे में भी बताता है, जो सॉफ्ट पावर और आर्ट एंड कल्चर दोनों को जो है कवर करता है। यानी भारत की जो सभ्यतागत कूटनीति है, जो सभ्यता को बचाने की जो कूटनीति है, वो भारत की सॉफ्ट पावर को भी दिखाता है, और इसी के साथ आर्ट और कल्चर दोनों को यहाँ पर कवर करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल की लिंक को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी।